हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे और यही अपना मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं सब पहले बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उठाऊंगा, उसके बाद अपना IUPAC चलेगा। IUPAC के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, आइसोमेरिज्म वगैरह हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देखता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं। तो अपने पास देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड यदि देखा, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अपने पास वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो अपने क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती हैं। हमें कहाँ से? लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो अपने डेड एनिमल्स हों, चाहे डेड प्लांट्स हों, ठीक है, या अपने का वेस्टेज कोई मटेरियल हो, अपनी बेकार सब्जियां वगैरह हों, तो इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। ठीक है, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड यहीं से मिलते हैं। यदि अपन अर्थ क्रस्ट से बात करें, अर्थ क्रस्ट से तो अर्थ क्रस्ट से हमें मिलेगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहाँ से मिलेंगे? अर्थ क्रस्ट से मिलेंगे। मतलब जो भी हम अर्थ क्रस्ट से निकालेंगे वो सारे के सारे कंपाउंड किस टाइप के कंपाउंड होंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। लेकिन जो डेड एनिमल्स, डेड वेस्टेज प्लांट्स हुए, डेड ऑर्गेनिज्म हुए, इन सब चीज़ों से मिलने वाले जो चीज़ें हैं उनको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। वो सारे के सारे क्या होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। ठीक है, तो होता क्या था कि जैसे ही हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के आगे देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अपने डेड एनिमल्स आ गए, डेड प्लांट्स आ गए, इनसे जो हमें कंपाउंड मिल रहे हैं उनको हमने क्या बोल दिया था? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया। लेकिन जैसे ही थोड़े आगे बढ़े तो एक बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट आए। बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट आए। ये क्या है? बर्जीलियस एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे शायद। तो ये साइंटिस्ट आए और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी। थ्योरी का नाम इन्होंने दिया विटल फोर्स थ्योरी बोला। थ्योरी का नाम क्या था? विटल फोर्स थ्योरी था। विटल फोर्स थ्योरी था इनका नाम। ठीक है, इन्होंने एक ना थ्योरी दी, कौन सी? विटल फोर्स थ्योरी दी। इस थ्योरी में इन्होंने बोला कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हमें मिल सकते हैं। मतलब उनको हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, ना ही हम आर्टिफिशियल लेबोरेटरी के अंदर बना सकते हैं। सारे के सारे जो एनिमल्स जो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये हमें कहाँ से? लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलेंगे, और लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अलावा और कहीं से नहीं मिलेंगे, ना ही इन्हें हम लेबोरेटरी के अंदर बना सकते हैं। तो इन्होंने तो अपना स्टेटमेंट दिया और विटल फोर्स थ्योरी दी और चले गए। लेकिन जब इसके बाद क्या आए? होलर नाम के साइंटिस्ट आए। होलर नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या किया कि अमोनियम साइनेट NH4, इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट। ठीक है, अमोनियम साइनेट को ये क्या कर रहे थे? लेबोरेटरी के अंदर गर्म किया इन्होंने। जब गर्म किया तो इन्होंने पाया कि हमें सबसे पहले क्या मिला? एक यूरिया नाम का ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला। एक यूरिया नाम का ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ से इन्हें क्या हुआ? ऑब्टेन्ड हुआ। जो यूरिया था एक क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि बनाया गया कहाँ से था? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था किससे? किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया गया था। ठीक है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया गया था। तो होलन ने क्या बना दिया? होलन ने करके दिखा दिया कि भैया लेबोरेटरी के अंदर हम किसको बना सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंडों को बना सकते हैं। मतलब जो आपने विटल फोर्स थ्योरी दी है बर्जीलियस ने, वो क्या थी? एक टाइप की गलत थी। तो ये यहाँ से क्या हो चुकी थी? बर्जीलियस की जो थ्योरी थी, विटल फोर्स थ्योरी, ये क्या हो चुकी थी? फेल हो चुकी थी। क्योंकि इन्होंने क्या करके दिखा दिया? होलन ने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को बना के दिखा दिया। ठीक है, वो भी कहाँ पे? लेबोरेटरी के अंदर। जब इन्होंने लेबोरेटरी के अंदर ये बना के दिखा दिया तो विटल फोर्स थ्योरी क्या हो चुकी थी? खत्म हो चुकी थी। ठीक है, तो यदि पूछा जाए कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? यूरिया है। ठीक है, लेकिन ये जो कंपाउंड बना है एक कंपाउंड से ही बना है। उसने क्वेश्चन में ऐसे पूछे कि किससे? कंपाउंड से ही पूछा है। तो कंपाउंड से कौन सा बना है? यूरिया बना है। ठीक है, लेकिन यदि एलिमेंट से पूछ दे
किससे? एलिमेंट से पूछे कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बताइए जो कि किन से? एलिमेंट से बना है। तो एलिमेंट से बनने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो अपना क्या है? CH4 मीथेन हुआ और CH3 COOH, जिसको हम क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। ये सबसे पहले बने हुए थे। ये किससे बने थे? एलिमेंट से बने थे। और ये किससे बना था? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि एक कंपाउंड से ही बनाया गया था, जो कि एक कंपाउंड से ही बनाया गया था। तो वो कंपाउंड से कौन बनाया गया था? यूरिया बनाया गया था, ठीक है। और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन्होंने बनाया। तो इन्होंने बना के दिखा दिया लेबोरेटरी के अंदर कि भैया ये जो आपने बीटल फोर्स थ्योरी दी है ये तो क्या है? बिल्कुल आपकी गलत है। अब इसके बाद जब इन्होंने बीटल फोर्स थ्योरी खत्म की तो एक के बाद एक साइंटिस्ट अपना रुतबा दिखाने के लिए चले आए और उन्होंने एक के बाद एक और चीज़ों को डिस्कवरी की। कॉल्बे नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने एसिटिक एसिड का डिस्कवरी कर डाली, ठीक है। उन्होंने कहा कि एसिटिक एसिड को भी हम कहाँ से बना सकते हैं? हम लेबोरेटरी के अंदर बना सकते हैं। तो ऐसे मैक्सिमम साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिर क्या डे बाय डे मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंडों को कहाँ पे बना के रख दिया? लेबोरेटरी के अंदर बना के रख दिया। जब लेबोरेटरी के अंदर इन्होंने बनाया तो वहाँ पे मतलब बीटल फोर्स थ्योरी की डिस्कवरी जो अपनी थी वो सारी की सारी खत्म होती गई। इनके जो रूल्स थे वो सब क्या होते गए? फेल होते गए। और इन्होंने नए ऑर्गेनिक कंपाउंडों की क्या कर दी? डिस्कवरी कर डाली, ठीक है। जब डिस्कवरी हुई तो उन्होंने फिर बाद में देखा गया कि भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड आखिर होंगे क्या। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए उन्होंने डेफिनेशन दी। उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यदि अपन डेफिनेशन देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे क्या, तो पाया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे क्या, तो उन्होंने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे क्या। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए उन्होंने बोला हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये क्या होंगे? अपन हाइड्रोकार्बन बोले या हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स बोले, ये सब किस में आएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब क्या होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। उन्होंने बोला कि अपने हाइड्रोकार्बन हो या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हो। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? जो हाइड्रोकार्बन से मिलके बने हुए हों वो सब क्या कहलाएंगे? अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। अब अपन देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के लिए देखो उन्होंने क्या बोला। हाइड्रोकार्बन्स के लिए इन्होंने बोला कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन तो कंपलसरी प्रेजेंट हो, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अदर एलिमेंट भी वहाँ पे क्या हो? प्रेजेंट हो, ठीक है। तो उन्होंने बोला दोज कंपाउंड which contains या formed by or formed by कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो किससे बने हो? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हो, तो उनको अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। और इनके अलावा भी क्या हो सकते हैं? एंड अदर एलिमेंट्स लाइक अपने पास ऑक्सीजन भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ठीक है, फ्लोरीन हो सकते हैं। ये बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए मतलब उन्होंने क्या बोला? हाइड्रोकार्बन के लिए उन्होंने बोला कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का होना कंपलसरी हो, लेकिन उसके अलावा ये वाले एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि हम आपको कुछ एग्जाम्पल दें और हम आपसे पूछें कि यहाँ पे क्या है? H2O क्या एक हाइड्रोकार्बन है? ठीक है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन प्रेजेंट नहीं है। तो उसने क्या बोला है? हाइड्रोकार्बन अपने वो होंगे या ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होंगे जिनके अंदर कम से कम एक कार्बन एटम प्रेजेंट हो और एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। इसके अलावा अदर एलिमेंट चल सकते हैं। जैसे इसके अंदर क्या है? कार्बन नहीं है। जब कार्बन नहीं है तो अपन क्या करेंगे? हाइड्रोकार्बन भी क्या नहीं है? हाइड्रोकार्बन भी नहीं है। यदि हम आपसे पूछें CO2
तो CO2 क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है, इसके अंदर कार्बन तो प्रेजेंट है लेकिन हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। जब हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो ये भी क्या नहीं होगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। जैसे हमने आपसे बात की CH2 कार्बन डाइसल्फाइड बोलते हैं इसको, तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन नहीं है क्योंकि कार्बन तो प्रेजेंट है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, जिसकी वजह से क्या नहीं होगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखें C6H12O6, ये क्या कंपाउंड, क्या अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाँ है। क्यों है, क्योंकि कार्बन तो प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन ये सारे एलिमेंट चलेंगे। लेकिन मिनिमम कंडीशन कौन सी है, कार्बन और हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है। यदि दोनों ही एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे तो ये अपना क्या नहीं कहलाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमने आपसे पूछा CH3OH, ये क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाँ है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, इसके अलावा अदर एलिमेंट यहाँ पे चलेंगे, तो ये भी क्या है, अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है। तो इस टाइप से हम इसको क्या कर लेंगे, ये अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको अपन क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जैसे C6H6 मैंने लिया, तो C6H6 क्या है, बेंजीन है। बेंजीन भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, इसके अंदर कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, अपना हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। यदि हमने डबल बॉन्ड वाला ले लिया, एल्कीन ली, तो यहाँ पे भी क्या है, कार्बन भी प्रेजेंट है और क्या है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। तो ऐसे हमें क्या करना है, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करनी थी कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं या हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर क्या प्रेजेंट हो, कार्बन और हाइड्रोजन का होना मतलब कंपलसरी होना, मतलब आवश्यक है कि दोनों चीज़ें क्या हो, कंपलसरी वहाँ पे प्रेजेंट हों, लेकिन इनके अलावा अदर एलिमेंट चल सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स बोल देंगे। ये अपने क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। अब इसके बाद अपने पास क्या दे रखा है कि हाइड्रोकार्बन तो दे रखा है कि हाइड्रोकार्बन को हमने देख लिया, इसके बाद अपन को देखना पड़ता है, हाइड्रोकार्बन के बारे में देख लिया अपन ने कि हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में देख लिया। अब जो नेक्स्ट आता है अपना, वो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी किसके बेस पे है, कार्बन के बेस पे है। कि मतलब कार्बन के इतने सारे कंपाउंड थे, बहुत ज़्यादा कंपाउंड थे, और वो आपको पता होगा कि कार्बन के इतने ज़्यादा कंपाउंड क्यों बनते हैं, क्योंकि कार्बन के अंदर क्या होती है, कैटेनेशन टेंडेंसी होती है। तो कैटेनेशन टेंडेंसी होने की वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंडों को क्या करता है, बनाता है। जैसे बहुत सारे कंपाउंडों को बनाएगा तो यहाँ पे क्या होता है कि पूरी की पूरी कार्बन के कंपाउंड के बेसिस पे ही एक नाम दे दिया गया केमिस्ट्री को, और उसको क्या बोल दिया गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल दिया। तो अपन को यहाँ पर देखना पड़ता है कि बॉन्ड क्या होंगे, किस टाइप के कार्बन क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। तो हम सबसे पहले बॉन्डिंग इन देख लेंगे अपन, बॉन्डिंग इन कार्बन एटम्स या बॉन्डिंग ऑफ कार्बन एटम्स, बॉन्डिंग इन ही रहने दो, अच्छा रहेगा, बॉन्डिंग इन कार्बन एटम्स। देखो कार्बन एटम्स के अंदर हम क्या देखते हैं, बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि कार्बन एटम के अंदर किस टाइप की बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। तो आपको पता है कि कार्बन का यदि हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, कितना, 6 होता है। यदि हम इसका कॉन्फिगरेशन लिखें तो क्या 1s2 2s2 और कितना होता है 2p2, इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है। जब मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा तो देखो अपने पास क्या होगा, ये हमने क्या बनाया, आउटर मोस्ट सेल को बनाया, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए हम आउटर मोस्ट सेल को ही हमने क्या किया, बनाया, ये हमने बना दिया। अब देखो मैक्सिमम जो वैलेंसी होती है वो कार्बन की कितनी होती है, 4 होती है। जब हम इस कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि अपने पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मिल जाता है। ठीक है, मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और हो जाते हैं। और यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 2, और यहाँ पे कितने हो चुके हैं, टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, CH4 का फॉर्मेशन करते हैं, तो CH4 का फॉर्मेशन के लिए, बॉन्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, जब एक हाइड्रोजन एटम से यहाँ से क्या होता है, अटैच होता है, तो
तो हमने एक हाइड्रोजन एटम 1s, दूसरे हाइड्रोजन एटम का 1s, और ये तीसरे हाइड्रोजन एटम्स का हम क्या लेते हैं 1s लेते हैं, और चौथे वाले हाइड्रोजन का 1s लेते हैं। तो ऐसे हमने क्या लिया 1s को लिया, और इनमें जो हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन था उनको क्या कर दिया मैंने फिल्ड किया। जब मैंने हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन फिल्ड किया और यहाँ पे जब मैंने इनके बीच में बॉन्ड बनाए तो हमने देखा कि जो पहला बॉन्ड होता है किसी भी पहले वाले एलिमेंट से वो हमेशा क्या होता है सिग्मा बॉन्ड होता है। ये भी क्या होगा सिग्मा बॉन्ड होगा, क्योंकि ये अदर एक कार्बन एटम अदर हाइड्रोजन एटम से क्या कर रहा है बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये भी क्या होगा सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा और ये भी क्या होगा सिग्मा होगा। तो सारे बॉन्ड क्या होंगे सिग्मा होंगे। लेकिन यदि हम बॉन्ड का टाइप देखें तो ये अपना क्या मिलेगा 2s, और ये क्या मिलता है 2p मिलता है। क्या 2s और 2p, मतलब यहाँ पे CH4 के अंदर हमें किस टाइप के बॉन्ड्स पाए गए, यहाँ पे देखा हमने तो CH4 के अंदर हमने देखा कि 3 तो अपने पास क्या पाए गए, 3 अपने पास क्या पाए गए 1s 2p टाइप के बॉन्ड पाए गए। कितने 3 बॉन्ड पाए गए। ये 3 बॉन्ड क्या 1s 2p टाइप के बॉन्ड थे, और एक बॉन्ड था 1s 2s टाइप का बॉन्ड था। कितना एक बॉन्ड था। 3 बॉन्ड इस टाइप के, एक बॉन्ड किस टाइप का था इस टाइप का था। तो हमने जब देखा कि एक ही एलिमेंट के अंदर 2 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड क्या कर रहे हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इसके पहले आप लोगों ने इनऑर्गेनिक के अंदर पढ़ चुके होते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, और केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ते हैं कि जो अपना sp बॉन्ड है, ठीक है, मतलब sp ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है और ss ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है डिफरेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखते हैं कि जो अपना क्या होता है डायरेक्शनल ओवरलैपिंग होती है, डायरेक्शनल जो लूप्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो क्या बनता है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है। ठीक है, ऐसे हम क्या करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है डिफरेंट होती है। जब बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी तो मतलब क्या है कि 3 बॉन्ड एक टाइप के, एक बॉन्ड एक टाइप का, मतलब कंपाउंड क्या होगा डिफरेंट टाइप का होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए एक नए एक चीज़ का डेवलपमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। मतलब एक फिनोमेना आता है जिस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है एक टाइप का हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, इस टाइप का हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। और इस फिनोमेना में हम क्या करते हैं ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग करते हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ चुके होते हैं, वहाँ पे काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा सा कार्बन के बारे में ही अपन को डिस्कस करना है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि तो इन सब बॉन्ड को एक टाइप का बनाने के लिए हम क्या लेके आते हैं एक हाइब्रिडाइजेशन लेके आते हैं, जो कि ये क्या है हाइपोथेटिकल फिनोमेना, एक मतलब मनगढ़ंत कहानी है। ठीक है, बना दिया। ठीक है, तो अब अपन को देखना है कि कैसे क्या है मनगढ़ंत कहानी जो बनाई गई, क्या उसका हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। थोड़ा सा ही बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे, अपन को यहाँ पे नहीं पढ़ना है। इनऑर्गेनिक का पार्ट है वो अपन वहीं पे पढ़ते हैं, लेकिन कार्बन के लिए अपन थोड़ा सा देखेंगे। अब देखो होता क्या है, हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देंगे कैसे हमें हाइब्रिडाइजेशन को समझना है। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमने पाया कि अपने पास 3 एक प्रकार के लड्डू थे। सपोज 3 किसके थे मावा के लड्डू थे, और एक जो लड्डू था वो किसका था बेसन का लड्डू था। अब इन लड्डुओं को हमें क्या करना था बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना था। बच्चों का मतलब क्या है हाइड्रोजन क्या है बच्चे हैं उनके। ठीक है, बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना था। ये जो बच्चे थे बड़े ही नटखट बच्चे थे, बालक थे। ये कहते थे कि भैया जैसा हम लेंगे तो सब लोग 4 जो मतलब एक ही प्रकार का लेंगे, एक ही टाइप का लेंगे, जो चारों मतलब जो सबको मिले बराबर मिले और सबको क्या मिले एक ही प्रकार का मिले। तो हमें तो क्या करने थे लड्डू डिस्ट्रीब्यूट करने थे। 3 एक टाइप के थे, एक क्या था एक टाइप का था। तो हमें इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करना पड़ा, जब ये तो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि भैया हम मावा का नहीं लेंगे, हम बेसन का नहीं लेंगे, हम लेंगे तो सब लोग एक जैसा ही लेंगे। तो हमने इनको क्या किया, सपोज इन लड्डुओं का वजन कितना था 1 kg का था। अब ये मत कहना कि सर बहुत बड़ा लड्डू हो गया। ठीक है, एक क्या थे सारे के सारे लड्डू 1 kg के थे। अब इन लड्डुओं को हमने क्या किया बच्चों को मनाने के लिए लड्डुओं को तोड़ा मरोड़ा, और क्या उसके बाद हमने मिक्स करने के बाद एक 4 नए लड्डुओं का फॉर्मेशन किया। हमने कितने लड्डू मिलाए थे 4 लड्डू ही मिलाए थे, और 4 नए लड्डुओं का हमने क्या किया फॉर्मेशन किया। जब हमने 4 नए लड्डुओं का फॉर्मेशन किया तो जो अब लड्डू बनेगा उस लड्डू के अंदर मावा का भी टेस्ट होगा और किसका टेस्ट होगा बेसन का भी टेस्ट होगा। तो मावा का टेस्ट आपने 3 लड्डू मावा के थे, 1 बेसन का था, तो मावा का टेस्ट क्या होगा ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब पी का अमाउंट क्या होगा ज़्यादा होगा और एस का अमाउंट क्या होगा
कम होगा। जब हमने इनको मिलके बनाया और जो लड्डू फिर से हमने एक केजी के ही बनाए, साइज दोनों का सबका क्या रखा, बराबर ही रखा। बराबर होने के बाद हमने उनको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूट किया तो आसानी से उन लड्डुओं को क्या कर लेंगे, बच्चे ले लेंगे। वैसे ही कुछ क्या हुआ कार्बन के साथ हुआ, तो उन्होंने बोला गया कि जो आपने जो इंटरमिक्सिंग की है, इंटरमिक्सिंग ही क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। इंटरमिक्सिंग का फिनोमेना ही क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था कि उन्होंने कितने 4 लड्डुओं को क्या किया था, तोड़ा था, 4 से ही क्या बनाए, 4 नए लड्डू बनाए। अब जो 4 नए लड्डू बनाए उन लड्डुओं का जो नाम था, वो लड्डुओं का नाम यहाँ पे क्या था, sp3 लड्डू था। क्या था, sp3 था। sp3 क्यों, एक S 3 P, मतलब वहाँ पे क्या होगा, हमने बोला था कि मावा का 3 लड्डू हैं तो मावा का टेस्ट ज़्यादा होगा, बेसन का टेस्ट क्या होगा, काफ़ी कम होगा। तो यहाँ पे इसका नाम क्या रखा गया, sp3 रखा गया। sp3 इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन वगैरह हम सब वहीं पे पढ़ते हैं, ठीक है, इतना हम नहीं बता रहे हैं आप लोगों को। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होगा। ये 3 हाइब्रिड मतलब जितने हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, उतने ही न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। ये इनको और ओल्ड ऑर्बिटल बोलते हैं, और जो मिक्स करने के बाद जो नई चीज़ बनी उनको हम क्या बोलते हैं, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये हमें 4 नए न्यू हाइब्रिड ऑब्टेंड हुए यहाँ से, जिनका नाम क्या था, sp3 था। सब क्या थे, sp3 टाइप के थे। अब इनके साथ आराम से हाइड्रोजन आया और हाइड्रोजन आसानी से क्या हो गया, अटैच हो गया। आसानी से हाइड्रोजन अटैच हो गया। 4 ही हाइड्रोजन था तो चारों हाइड्रोजन आसानी से अटैच हो गया। चारों हाइड्रोजन आसानी से अटैच हो गया। और इनका जो नाम था अब बॉन्ड का, चारों बॉन्ड किस टाइप के हो गए, sp3s टाइप के या 1s टाइप के, sp3s 1s टाइप के हो चुके हैं। अब इनकी मतलब बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, सारे के सारे जो बॉन्ड पैरामीटर थे अब वो क्या हो जाएंगे, सारे सेम हो जाएंगे। जो कि किसने, जो मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन के पहले जो अपना बेसिकली अपना बीबीटी आई थी, बीबीटी उसको क्या नहीं कर पाई थी, एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि हमें कैसे क्या करना है, इनका फॉर्मेशन करना है। तो ऐसे क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन होता है। और हाइब्रिडाइजेशन से हमने देखा कि इन चारों की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ थी वो क्या थी, सेम टाइप की थी। अब देखो होता क्या है कि कार्बन के पास ना ही वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, ना ही और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। तो कार्बन क्या करता है, केवल 3 टाइप के ही हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है। ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन को कार्बन क्या नहीं करता है, शो नहीं करता है। ठीक है, किस किस टाइप का, एक sp3, एक क्या sp2, और एक किस टाइप का, sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन ही कार्बन क्या करता है, शो करता है। ठीक है, इस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन ही क्या करेगा, कार्बन शो करेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। किसको, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, देखो यदि स्पेलिंग मिस्टेक हो तो इन सब चीज़ों की क्या है, अलग अलग बुक वाले अलग अलग मतलब स्पेलिंग दिए रहते हैं। ठीक है, होता क्या है कि अपने यहाँ तो देश में कुछ बना नहीं है। ठीक है, अपने यहाँ देश में बना होता तो बढ़िया बढ़िया नाम होते। ठीक है, किसी का अमित, किसी का चंचल, किसी का कुछ, ठीक है, ऐसे क्या होते नाम होते। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि जो बड़े बड़े दूसरे देशों में बने हैं तो पता नहीं बर्जीलियस और जाने कौन सा होलर गोलर, ऐसे ऐसे नाम इन्होंने बना के रख दिए। इनकी स्पेलिंगों को लेख के काफ़ी बवाल मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या सिर पीटने की ज़रूरत नहीं है कि सर उस बुक में ये लिखा है, उसमें ये लिखा है। स्पेलिंग यार रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, कभी नहीं पूछी जाने वाली। ठीक है, तो अपने पास क्या दे रखा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन दे रखा है। तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन दे रखा है तो हम सबसे पहले यही बोलेंगे कि यदि कोई कंपाउंड है, कार्बन का कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, और उसमें जो कार्बन दे रखे हैं यदि वो सारे के सारे किससे सिंगल बॉन्डेड हैं, अरे यार सिंगल बॉन्डेड है, क्या है, सिंगल बॉन्डेड दे रखे हैं, तो वहाँ पे कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3 होगा। जैसे मैंने लिया C2H6 जिसको हम क्या बोलते हैं, ईथेन बोलते हैं। ईथेन में देखो अपने पास क्या है, मैंने एक कार्बन बनाया, दूसरा कार्बन बनाया, यहाँ पे इस टाइप का, ये क्या बन जाएगा, ईथेन बन जाएगा, ये ईथेन बन जाएगा। ठीक है, ये ईथेन का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अब देखो होता क्या है कि इस कार्बन पे यदि हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp3 होता है।
ठीक है, कितना sp3, या तो आप नॉर्मल केस में निकाल लें नंबर ऑफ प्लस सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, स्टेरिक नंबर निकालें, स्टेरिक नंबर से आप क्या हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर लें। या अभी ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा है यदि आप लोग, तो ऑर्गेनिक के बेसिस पे आप देखें ऐसा कंपाउंड जो ऐसे कार्बन के कंपाउंड जिनमें कार्बन सिंगल बॉन्डेड मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, उनमें जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3 होगा। एक कार्बन भी क्या होगा, sp3 कार्बन होगा, sp3 कार्बन होगा। ठीक है, अब कुछ टाइम पे एक ही इसी का बताएंगे हम, बाकी के एग्जाम्पल का नहीं बताएंगे। इसमें क्या होता है कि जब अपन sp3 हाइब्रिडाइज लूप बनाते हैं तो अपने पास कुछ इस टाइप के हाइब्रिड लूप बनते हैं। एक टाइप में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें ये पूछा जाएगा कि इसमें कितने टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, तो ए क्या था अपना sp3, ए भी कितना sp3, और ए अपना किसका sp3 था। ठीक है, तो उसने पूछा था कि sp3s टाइप के कितने बॉन्ड्स एग्जिस्ट करेंगे किसके अंदर, ईथेन मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये सब क्या थे, s थे, क्या थे, s थे। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से क्या होना है, अटैच होना है, सब में हाइड्रोजन को ही अटैच करना है। तो ये क्या है s और ये क्या है sp3, और ये सब क्या है sp3 और एक क्या है H, और ऐसी को हम क्या बोलेंगे, S बोलेंगे, sp3। तो यहाँ पे देखो यदि हम बात करें sp3s टाइप के कितने बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन sp3s टाइप के कितने बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 कितने बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, 6 बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं किस टाइप के, sp3s टाइप के बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यदि अपन बात करें sp3 टाइप के कितने बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो sp3 टाइप का एक ही बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं नॉर्मल केस में। यदि आप कोई बुक्स वगैरह को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें भी स्टार्टिंग में बेसिक ऑर्गेनिक के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि आपको बॉन्डिंग का अनुभव है या नहीं है, इसलिए क्या इस टाइप क्वेश्चनों को दे देते हैं। तो ईथेन के अंदर हमने देखा कि जो अपने पास कार्बन होगा, कार्बन किससे बॉन्डेड होगा, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। ठीक है, इसीलिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। या आप स्टेरिक नंबर के बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे जैसे भी आपको लगे आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या कर लेंगे, बता देंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन इनके अंदर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ऐसे हमने इनको बता दिया। ला 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 क्या गुनगुना रहे हो सर, क्या गुनगुना रहे हो, हमें भी बता दो। अब देखो अपन यहाँ से देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन देख लिया हमने कि हम किसको देखते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं। ठीक है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्डेड से जुड़ा होगा, किससे जुड़ा होगा, डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्डेड होगा। ठीक है, जब डबल बॉन्डेड कार्बन होगा तो वहाँ पे कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे मैंने लिया ईथीन जो थी वो क्या थी, C2H4 थी, ईथीन थी। ईथीन को मैंने बनाया, कार्बन कार्बन के बीच में क्या था, एक डबल बॉन्ड था। तो एक डबल बॉन्ड होने की वजह से इनमें क्या होगा, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो किससे होगा, sp2, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। तो यदि कार्बन डबल बॉन्डेड है, ठीक है, या ऐसे कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, बेसिकली उन कार्बन्स के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन जो आता है वो क्या आता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है। वो बेसिकली हमें कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखना है, न कि कार्बन और ऑक्सीजन वगैरह के बीच के बॉन्ड को नहीं डिस्कस करना है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन, इसमें कार्बन क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा, ट्रिपल बॉन्डेड होगा। यदि कंपाउंड अपना ट्रिपल बॉन्डेड है तो यहाँ पे अपन को क्या मिलेगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। जैसे हमने बोला यहाँ पे इथाइन, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, CH, और यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा CH। तो यहाँ पे कार्बन के बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन दे रखा है। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन दे रखा है।
तो इस टाइप से हमें क्या करना है, इनके हाइब्रिडाइजेशन की बात करनी है कि किसके अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, बताना है कि कितना sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कितना sp हाइब्रिडाइजेशन है, कौन से कंपाउंड के अंदर क्या क्या दे रखा है। तो अपन जल्दी से हटाते हैं इसको और नए क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बेसिकली सब बेसिक में चल रहा है अपना, 1-2 दिन बेसिक ही चलेगा, फिर उसके बाद अपन आएंगे बैन गाड़ी पे आएंगे, ठीक है। होता क्या है कि यदि ये सब चीज़ें ना पढ़ाओ तो बच्चा ऑर्गेनिक के नाम पर डरने लगता है बहुत ज़्यादा। अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और ऑर्गेनिक को अच्छे से समझते जाएंगे। देखो अपने पास क्या दे रखा है, अपने पास यहाँ पे ये दे रखे हैं, कार्बन दे रखे हैं। अब कार्बन में अपन को बताना है कितने कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं, कितने कार्बन। उसने बोला है अपन को रेशियो पूछा है कि कार्बन sp3 का रेशियो, कार्बन sp2 का रेशियो और कार्बन किसका sp का रेशियो बताइए, ठीक है। ये रेशियो अपन को बताना है। तो अपन देखेंगे सबसे पहले इनमें हाइब्रिडाइजेशन देखना है। तो हमने क्या बोला है कि यदि कोई कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, किससे सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यदि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा डबल बॉन्ड दे रखा है तो कौन सा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यदि क्या दे रखा है, ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है तो sp हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने के लिए मिलेगा। एक थोड़ा सा परसेंटेज एस करेक्टर की बात और कर लें यदि, तो परसेंटेज जो एस करेक्टर होता है सबको बेसिकली निकालना आएगा तो कितना होता है 25% होता है। कैसे निकालते हैं, कितना एस ऑर्बिटल है, एक एस ऑर्बिटल है, टोटल ऑर्बिटल कितने हुए 3p 1a, तो कितना 4 × कितना 100, तो कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। इसमें जब हम निकालेंगे तो 33.3% के करीब आएगा, 1/3 × 100 हो जाएगा तो कितना 33.3% आएगा, ठीक है। sp के अंदर क्या आ जाएगा, sp के अंदर अपना जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, परसेंटेज एस करेक्टर आएगा वो कितना आ जाएगा 50% हो जाएगा, कितना 50% यहाँ से हम ऑब्टेंड कर लेंगे। ये 50% यहाँ से क्या आ जाएगा, परसेंटेज एस करेक्टर आ जाएगा, ठीक है। और यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात और कर लें, क्योंकि यदि हमने यहाँ पे हम ले ही चुके हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp कार्बन क्या होती है, ग्रेटर देन होती है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 कार्बन और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसका sp3 कार्बन। मतलब sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है देन किसकी sp2 की और किसकी sp3 की, ठीक है। तो ऐसे हमें क्या करना है, बताना है, ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली। मतलब जिसमें ज़्यादा क्या होता है परसेंटेज एस करेक्टर होता है उतनी ज़्यादा क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर, ठीक है। परसेंटेज एस करेक्टर के बेसिस पे जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी जितना ज़्यादा क्या होगा परसेंटेज एस करेक्टर। आपने देखा 50% एस करेक्टर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है सबसे ज़्यादा, फिर किसकी, इसकी, फिर उसकी। तो जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर घटता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। अब चलो अपन देखते हैं अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जो मैंने अपना क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को अटेंड करते हैं, ठीक है। ये तो अपनी भी काम की बात नहीं, काम की बात नहीं थी, ये काम की थी होती तो क्यों बताते ही नहीं, ठीक है। तो ये तो चलो हटा दिया मैंने, अब हटा दिया तो आप लोगों को तो आने ही लगा होगा, तो ठीक है। तो हमें क्या देखना है, यदि कार्बन किससे बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो उस पर हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। देखो ये कार्बन क्या है, सारे के सारे किससे जुड़ा है हम बता देते हैं, नहीं तो उसका हो गए सर क्या कैसे बता दिए। देखो सबसे किससे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस पर ये भी क्या सब सिंगल बॉन्डेड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस पर एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दे रखा है sp2, ए क्या है sp3। ए सर अब तो हम सीख गए हैं, sp और ए बी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp ए बी क्या है, सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है तो क्या sp3 और यहाँ पे कितना sp, यहाँ पे sp और ए वाला भी sp3। सर अब तो हम जान गए हैं कैसे क्या होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच का ही हमें क्या करना है, बॉन्ड को देखना है, बॉन्ड को देखने के बाद ही हमें क्या बताना है, वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को बताना है। तो यहाँ पे देखो अपने पास कितना है sp3 कार्बन आया,
काउंट करते हैं 1 2 3 4, कितना 4 कार्बन दे रखा है, कितना sp3 वाला। sp2 वाला देखते हैं, और नो गलत कर दिया शायद, 1 2 3 4 5 हैं, कितने हैं 5। सर आपको गिनती नहीं आती, कितना 5। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं अपन क्या, sp2 वाले को देखते हैं, कितने हैं 1 2, तो ही हैं भाई, 2 ही हैं, अब तो सही हुआ, 2 ही हैं 2। चलो इसके बाद देखते हैं sp वाला। sp वाला कितने दे रखा है 1 2 3 4, कितने कार्बन है 4 कार्बन है। तो ये अपना क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा किसका, sp3 कार्बन का, sp2 कार्बन का, sp कार्बन का। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अधिकतर, ठीक है। इनके बारे में अपन और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, आप पढ़ाई करते रहें, ठीक है। और अपने लेक्चर अब डेली के डेली आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। थैंक यू।